मोदी जी की स्पीच काफी है। इनके सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ चुनाव हार जाएंगे, वो चुनाव में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आरएसएस और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, सारे जो टिकटधारी हैं, अगर चुनाव आयोग सही से संज्ञान ले ले आरएसएस और बीजेपी के स्पीचेस की। सिर्फ अभी जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी एक ही वजह है कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसलिए मैं उन्हें पहले दिन से एक ही सलाह दे रहा हूं, अपनी लीगल टीम पे ध्यान दें, अच्छे और ऐसे वकील करें जो उनका केस बहुत ही समझदारी से लड़ें। यही एक छोटी सी सलाह है, और वो भी इशारे इशारे में सलाह है मेरी। अगर उनको लीगल मदद ठीक नहीं मिलेगी, दो ही रास्ते हैं उनके पास बचने के। समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर सत्र अदालत से बड़ा झटका लगा है। 2 पैन कार्ड मामले में सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई है। आजम खान मामले पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? जो पहले दिन से टिप्पणी है वो आज तक टिप्पणी है। मैं आजम खान साहब का कोई बहुत बड़ा समर्थक रहा नहीं हूं। हालांकि मैं तो उनके विरोध में भी बहुत बार बोला हूं, वक्फ के सिलसिले में, दूसरे सिलसिलों में। लेकिन अभी जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी एक ही वजह है कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसलिए मैं उन्हें पहले दिन से एक ही सलाह दे रहा हूं, अपनी लीगल टीम पे ध्यान दें, अच्छे और ऐसे वकील करें जो उनका केस बहुत ही समझदारी से लड़ें। यही एक छोटी सी सलाह है, और वो भी इशारे इशारे में सलाह है मेरी। अगर उनको लीगल मदद ठीक नहीं मिलेगी, दो ही रास्ते हैं उनके पास बचने के, दो ही, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। पहला, क्योंकि मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूं, संवैधानिक बात ही पहले करूंगा, अच्छे वकील ढूंढें, अच्छा वकील करें, अपने को अच्छी लीगल हेल्प की तलाश करें अपने लिए, पहली। दूसरी, आरएसएस और बीजेपी से हाथ मिला लें। तीसरा, कोई रास्ता उनके पास बचा नहीं है। अब वक्त बताएगा कि वो किस रास्ते पे आगे निकल। बंगाल में एक भी आरएसएस और बीजेपी का कैंडिडेट ऐसा नहीं बचेगा, सिर्फ योगी जी के भाषणों के बाद, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में ना आता हो। यानी कि योगी जी के भाषण की वजह से बीजेपी और आरएसएस के सभी कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है, जो कैंडिडेचर है, या जो वो चुनाव लड़ने की जो उनको चुनाव जो वो लड़ रहे हैं उनकी कैंडिडेचर, यानी चुनाव आयोग कौन है पूरी दुनिया जानती है। वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो, और सीनियर ऑफिसर्स जो चुनाव आयोग के हैं, वो भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। तो बात तो सही की है इन शिक्षाविदों ने और जो विद्वान लोग हैं, लेकिन शिकायत उसी को कर रहे हैं जो खुद अपराध में लिप्त है। तो इस शिकायत का कोई फायदा नहीं होगा। समय आ चुका है जब हम सब लोगों को अपने घरों के, दफ्तरों के आराम को छोड़ के सड़कों पे उतरना पड़ेगा, ताकि ईवीएम को समाप्त करा के पेपर बैलेट से चुनाव कराए जा सके। जैसे ही पेपर बैलेट से चुनाव शुरू होंगे, मैं हर बार यही बात बोलता हूं, बीजेपी और आरएसएस की जमानतें भी बचनी मुश्किल हो जाएंगी। ये उनका कैंडिडेट होना ही निरस्त हो सकता है सिर्फ और सिर्फ योगी जी के भाषणों के ऊपर, क्योंकि पूरे बंगाल में उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है और आरएसएस और बीजेपी के कैंडिडेट्स के पक्ष में किया है। तो सारे कैंडिडेट्स की जो कैंडिडेचर है वो निरस्त की जा सकती है सिर्फ योगी जी के भाषणों के ऊपर ही। जहां तक आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, प्रधानमंत्री और मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैं सभी दर्शकों को बोलूंगा, आपको बहुत ध्यान से मेरी बात सुना करें, खास तौर पे जब मैं ये कहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए श्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए, ये ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं, ये जनता के वोटों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। लेकिन उसको करने के लिए फिर वही बात है, करेगा कौन? आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जो चुनाव आयोग के बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, वो हरगिज नहीं। ये तो समय आने दीजिए, जब देश की जनता जागेगी, उठेगी, आंदोलन करेगी, तभी कुछ होगा। अभी तो ये सब किताबी बातें हैं, कानून की बातें हम भी बताते रहते हैं, उससे कुछ ज्यादा लाभ होता नहीं है। आंदोलन के लिए लोगों को तैयार होना चाहिए। तो अब
इनकी सारी गतिविधियां और आरएसएस और बीजेपी के ज्यादातर तमाम लोगों की, योगी जी चाहे देख लें या किसी को भी देख लें, वो कम्युनल बातें करके, सांप्रदायिक बातें करके कैंपेनिंग कर रहे हैं। कहां? बंगाल में और हर प्रदेश में जाके। अगर ईमानदार चुनाव आयुक्त होगा, उसके अधिकारी ईमानदार होंगे, तो आरएसएस और बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता की एक भी स्पीच काफी होगी किसी भी चुनाव को रद्द कराने के लिए। ये बुनियादी बात है। मोदी जी की स्पीच काफी है इनके सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ। चुनाव हार जाएंगे, वो चुनाव में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आरएसएस और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, सारे जो टिकटधारी हैं। अगर चुनाव आयोग सही से संज्ञान ले ले आरएसएस और बीजेपी के स्पीचेस की, सिर्फ इतना बड़ा उल्लंघन कर रहे हैं कार्यकर्ता जो बीजेपी के लीडर्स हैं, हर चुनाव में करते हैं और इस चुनाव में भी कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये बार बार कहना पड़ता है बात, लेकिन बिना तैयारी के सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई लाभ नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट्स के बेस पे, जैसा आप मुझे बता रहे हो, सबसे बड़े न्यायालय में जाना मेरी बात तो समझ में नहीं आती है। मैं तो साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ। सबूतों का भंडार लेके जाना पड़ेगा, एक एक सबूत, ऐसे सबूत जिनको प्रथम दृष्टया पहली नजर में ही कोर्ट ये देख के कह सके कि हाँ, ये इतने ज्यादा मजबूत सबूत हैं कि हम इससे प्रथम दृष्टया प्राइमा फेशाई देखते ही ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गड़बड़ी तो हुई है। ऐसे सबूत सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स नहीं हो सकते, ये बात मैं कह रहा हूं। तो मानिए न्यायालय क्या कहेंगे उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हाँ, लेकिन ये मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा जो है ना, ये डिसाइसिव मुद्दा नहीं है। चुनाव जीत और हार एसआईआर से नहीं हो सकती बीजेपी की। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जीतती है तो वो ईवीएम में वोटों की गिनती में गड़बड़ी करके, धांधली और बेईमानी करके जीतती है आरएसएस और बीजेपी, वरना उसके सारे काम, एसआईआर हो या दूसरे चुनाव के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके उल्लंघन हो, काफी नहीं है। अब जहां तक बात है, तो अभी तो ट्राइब्यूनल्स भी वहां के फैसला नहीं दे पा रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स भी समय पे फैसला नहीं देंगे। तो अगर फैसला ही नहीं देंगे तो इतने सारे लोग अगर वोटों के अधिकार से वंचित रह जाएंगे, तो ये अपने आप में ही काफी है चुनाव को निरस्त कराने के लिए, ये एक अकेली बात भी। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी वो सर्कमस्टांसेस नहीं है, अभी वो माहौल नहीं है कि कानून का पालन अक्षरता हो रहा हो। ऐसा होता नहीं है आजकल। बड़ी हैरानी की बात है, सिर्फ मुस्लिम और ओबीसी के लिए ही क्यों, शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए क्यों नहीं, शेड्यूल ट्राइब महिलाओं के लिए क्यों नहीं, सिख महिलाओं के लिए क्यों नहीं, क्रिश्चियन महिलाओं के लिए क्यों नहीं? ये क्या बात हुई? बाबा साहब ने और काशीराम साहब ने भी उसके बाद एक बात कही थी ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अगर हम बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, संविधानिक रास्तों पे चलने वाले लोग हैं, तो हमें किसी को भी कभी भी भूलना नहीं है। जो सो कॉल्ड अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनको भी उनकी संख्या के हिसाब से, ध्यान से सुनने वाली बात है, जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको भी अपने संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। किसी के साथ कोई भी अगर अम्बेडकरवादी होगा तो अन्याय करने की सोच भी नहीं सकता। मौका चाहिए। ये जो एप्स्टीन मानसिकता के लोग हैं, एक एप्स्टीन जो टाइप के लोग हैं, वो आरएसएस और बीजेपी में भी कम थोड़ी हैं, बहुत बड़ी संख्या में है। उन्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए लूट मार करने का, कोई ना कोई वजह चाहिए किसी भी जगह जाके कुछ भी हंगामा करने का और अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने का, देश में लूटामारी करना, भ्रष्टाचार करना, कोई भी मौका देख के किसी को भी आर्म ट्विस्ट करना, ब्लैकमेल करना, यही तो गतिविधियां रह गई आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। और कुछ देश हित में तो ये कार्य कर ही नहीं रहे। कम से कम बहुत सालों से तो मैं देख रहा हूं हर जगह देश को कमजोर करने का ही कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ये विषय हो या कोई और विषय हो, या पूरे देश में। अभी मणिपुर में देख लीजिए क्या हो रहा है। मणिपुर इस समय
इतने खतरनाक मरहले पे है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के हालात को जानबूझ के नजरअंदाज कर रही है, ऐसा इंप्रेशन जाता है। वो खुद चाहते हैं कि चाइना की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गड़बड़ी करे। अरुणाचल प्रदेश में भी बड़ी संख्या में जो लोग ट्राइबल हैं ही नहीं, वो झूठे सर्टिफिकेट बनवा के ट्राइबल बन के ट्राइबल लोगों का हक अधिकार छीन रहे हैं। ये सब हो रहा है होम मिनिस्ट्री की नाक के नीचे से। तो मैं ये नहीं मान सकता कि होम मिनिस्टर साहब को, अमित शाह साहब को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं, ये मेरा इल्जाम है। और इसका फायदा चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हो रहा है, दिन रात हो रहा है। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बात होती है, बहुत ही एक तरीके से इज्जतदार लोग तो उसमें अपनी शर्म महसूस करेंगे कि मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनूं। हमारे यहाँ एक कहावत है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। विश्व गुरु तो लोग बोलने चाहिए, देश बोलने चाहिए। अपने मुंह से विश्व गुरु कहना कोई विश्व गुरु नहीं होता। अपने मुंह से ये बोलना कि मेरी 56 इंच की छाती है, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे तो सीधा ऊपर वाले ने ही नीचे भेजा है किसी एक बड़े मकसद की वजह से, अपने मुंह से या अपने चाटुकारों के मुंह से कहलवाना, ये कोई इज्जतदार व्यक्ति का काम नहीं है। कोई भी इज्जतदार व्यक्ति ये कभी नहीं कहेगा। इज्जतदार लोगों की तो लोग खुद आके इज्जत करते हैं, खुद बताते हैं कि ये व्यक्ति महान है, ये देश महान है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, अब तो उन्होंने अपने मन की बात कह ही दी है ना पूरी दुनिया के सामने इजराइल जाके। वो तो फादरलैंड किसी और को देश को बता रहे हैं, इजराइल जैसे गैर कानूनी देश को फादरलैंड बता रहे हैं। इजराइल की तो जो गठित ही हुआ है उसके बारे में भी अभी कोई कानूनी पुख्तगी नहीं है, कोई पुख्ता कोई बेसिस नहीं है इजराइल देश का ही। वो उसको जाके अपना फादरलैंड बता सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री के पद पे आसीन है हमारे देश के, तो वो तो खुद ही इस बात को गिव अप कर चुके हैं कि हम विश्व गुरु हैं, वरना इजराइल को अपना फादरलैंड ना बताते, वो तो खुद ही मान चुके हैं हम। तो बुनियादी बात यह है, हमारा देश बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, दो चीजों की वजह से आज के इस मॉडर्न दौर में विश्व गुरु बन सकता है। और वो दो चीजें हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान और भारत देश की जनता की मेहनत और उसके बलिदान। ये दो चीजें भारत को विश्व गुरु बना सकती हैं। अभी भारत विश्व गुरु नहीं है, और उसकी राह में, भारत के विश्व गुरु बनने की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो आरएसएस और बीजेपी है। वरना भारत देश के लोग जितनी मेहनत करते हैं विश्व गुरु बनने के रास्ते पे, संविधान को अगर मजबूती से पकड़े रखेंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें आरएसएस और बीजेपी को भी एकदम कंट्रोल करना पड़ेगा, उन्हें संविधान के दायरे में लाके उनको एक तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा आरएसएस और